अंचल, काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। मार्केट में कुछ एक्साइटमेंट है नहीं। नाउ यू हैव टू प्ले सुपरमैन। बताइए क्या है आज का शेयर। थैंक यू मीर। कोशिश ये रहेगी सुपरमैन करने की तरह प्ले करने की। आज का जो सुपर शेयर रहेगा वो रहेगा आईटीडी सीमेंटेशन। देखिए, इसको पिक करने का सिर्फ एक फंडामेंटल रीज़न नहीं था, बल्कि दोनों ही आधारों पे कंपनी के कारोबार को अगर आप देखिए तो बेहतरीन कारोबार है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और गोइंग अहेड जो फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री है वो भी बहुत स्ट्रांग है कंपनी की। सबसे पहले कंपनी के नंबर्स की बात करते हैं। Q2 में 70% कंपनी का मुनाफा उछला था और ये ट्रेजेक्ट्री Q3 में भी कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखेगी। एक स्ट्रांग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, एग्जीक्यूशन टाइमली कर रही है। अगर आप ऑर्डर बुक की आंकड़े पर नजर डालें मीर तो Q2 FY17 के अंत तक 7,500 करोड़ के ऑर्डर्स थे। ये इसकी FY16 की कुल आय के मुकाबले 2 गुना से ज़्यादा। तो एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है कंपनी के पास, ऑर्डर्स की कमी नहीं। और हाल ही में खबर आई है कि कंपनी के पास बेहद कम कर्ज था। अब कंपनी ने अपने शेयरधारकों से 2,500 करोड़ की रकम जुटाने के लिए, लोन लेने के लिए मंजूरी मांगी और जो मिल गई है। तो कहीं ना कहीं गोइंग अहेड एज सच कैश क्रंच नहीं है कंपनी के पास। साथ ही वैल्यूएशंस देखिए, FY18 के लिए अनुमानित EPS करीब 108 रुपये, तो वही पी मल्टीपल 13.4 का शानदार वैल्यूएशन शेयर होल्ड करता है। सेक्टर के मुकाबले बेहद सस्ता है। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, एक अच्छा डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। तो सभी आधारों पे आईटीडी सीमेंटेशन एक अच्छी पिक बनती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और यही चीज़ एलारा कैपिटल भी मानता है। आप खरीदारी कर सकते हैं आईटीडी सीमेंटेशन में। और एलारा कैपिटल की तरफ से जो टारगेट आपको, सबसे पहला टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 162 रुपये का रहेगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये काउंटर है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं आईटीडी सीमेंटेशन पर। इस बीच हमारे साथ और 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। देवेन चौकसी और राहुल अरोड़ा। नताशा, आपका शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एंड सुब्रमण्यम, आपका भी शुक्रिया। सो मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, राहुल एंड देवेन। यू नो, मैं अभी नियर टर्म के लिए ऑब्वियसली कुछ पूछूंगा नहीं, बिकॉज ज़्यादा एक्शन है नहीं। इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, ऑलमोस्ट पनिशिंग मार्केट, इस तरह के वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करना। बट माई क्वेश्चन इज, एंड देवेन आई विल स्टार्ट विथ यू, ये जो आई वुड से इंडिकेशंस मिल रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक से हो, पीएम जिस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं, जो नोट बैन की डेडलाइन है वो भी नज़दीक आ रही है। नाउ क्या ये जो बजट है ये वाकई एक कंजम्पशन को बूस्ट करने वाला, सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करने वाला, टैक्सेस कम करने वाला एंड अच्छी ग्लोरियस हेडलाइंस कैप्चर करने वाला बजट होगा? बिकॉज आई थिंक दैट इज़ व्हाट मार्केट नीड्स राइट नाउ। गुड मॉर्निंग मिहिर। काफ़ी हद तक आपने जो पॉइंट्स पुटअप किए उसके अंदर काफ़ी हद तक आई थिंक एक फ्रेमवर्क बन चुका है जैसे मैं देख रहा हूँ। आई थिंक पीएम ने जो अर्लियर पीरियड के अंदर जो सब प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे लास्ट 2 साल के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम मेकिंग इंडिया एंड ऑल अदर प्रोजेक्ट्स, आई थिंक इंक्लूडिंग स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया एक्सेट्रा, उसको कंप्लीट करने के लिए जिसकी ज़रूरत थी प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की, वो फंड्स इकोनॉमी में नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। प्रॉबेबली आई थिंक द बिगेस्ट आउटकम ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन ड्राइव इज के फंड सिस्टम में आ चुके हैं। आई थिंक करीबन 15 लाख करोड़ के आसपास की डिपॉजिट्स हुए हैं फंड। हम ये फंड को ऐसा मान के चलते हैं कि उसकी जो सप्लाई वैल्यू गिनते हैं 3 टाइम या 4 टाइम की, ऑफकोर्स आई थिंक इट टेक्स अबाउट 2 years टू गेट इनटू द सप्लाई। मेरा ऐसा मानना है कि करीबन आपके पास 40 लाख करोड़ के आसपास और उसके ऊपर का फंड सिस्टम में आने की एक संभावना बनती है। विद दिस काइंड ऑफ मनी कमिंग इनटू द सर्कुलेशन, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इकोनॉमी को एक ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स के लिए आई थिंक बहुत अच्छा समय है, मौका है। तो डेफिनेटली बजट इसके ऊपर ध्यान जरूर देगा। और उसके सामने आई थिंक जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक द पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर खाली 50 लाख लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं। इफ दे एंड अप फेजिंग आउट पर्सनल इनकम टैक्स इवेंचुअली ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years, मेरा ऐसा मानना है कि सेविंग्स एज वेल एज स्पेंडिंग दोनों को काफ़ी हद तक बूस्ट मिलेगा इसके हिसाब से। एंड इकोनॉमी के अंदर एक तरफ से करप्शन और ब्राइबरी भी कम हो जाएगी। तो ऑल दिस पुट टुगेदर मैं ऐसा समझता हूँ कि बजट के अंदर एफएम के पास काफ़ी हद तक अवकाश है, एक स्कोप है कि जहाँ पे आई थिंक दे विल ब्रिंग आउट कंप्लीट रिफॉर्म इस बजट इन दिस पर्टिकुलर टाइम्स। जी,
राहुल अरोड़ा भी मौजूद हैं हमारे साथ। राहुल, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू क्या है मार्केट्स पर? हो सकता है लॉन्ग टर्म में मार्केट्स थोड़े से स्टेबल रहें जैसे कि एक्सपेक्टेशंस की भी जा रही हैं, लेकिन जो नियर टर्म है वो और ज़्यादा जिटरी हो सकता है और ज़्यादा ट्रबलसम, कीपिंग इन माइंड कि बजट से पहले की जो कन्फ्यूजन है वो बनी रहेगी और साथ ही साथ ट्रम्प भी जनवरी में एक स्पीच एड्रेस करेंगे जिसको क्लोजली मार्केट्स वॉच करेंगे, और एक टैक्सेशन का इशू और ऐड हो गया है जो कि एफआईएस के आउटफ्लोज को और ट्रिगर कर सकते हैं। तो एफआईएस के आउटफ्लोज के लिहाज से और साथ ही साथ मार्केट के मोमेंटम के लिहाज से अगले 6 महीने आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, मार्केट के डिटर्मिनेंट्स एसेंशियली दो ही होते हैं, एक अर्निंग्स और एक फ्लोज। अगर आप पिछले 6 साल से ले लें तो मार्केट का कैगर दिसंबर 2010 से लेकर दिसंबर 2016 तक निफ्टी का कैगर करीबन 4-5% रहा है और आपकी अर्निंग्स की कैगर भी करीबन 4-5% रही है। तो द मार्केट एक्चुअली वर्क्स टू अ मेथड और वो अर्निंग्स को ही फॉलो करता है। बाकी जो आपके स्टेट इलेक्शंस हो या बजट्स हो वो मोमेंट्री होते हैं, पर इवेंचुअली द मार्केट एडजस्ट टू अर्निंग्स। तो उस बेसिस पे मुझे अगला 1 साल थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। दूसरा है फ्लोज। अभी आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पे यूएस इंटरेस्ट रेट्स रेज कर रहा है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू सी व्हाट द आरबीआई डज, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगले 1 साल में आरबीआई के पास 25 से 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा रूम नहीं है रेट काटने के लिए। अगर वो अग्रेसिव हो जाएं रेट कट्स के लिए तो एफआई फ्लोज ज़्यादा बाहर चले जाएंगे, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को जक्सटपोज करूं, और मुझे नहीं लगता बजट कुछ खास होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट हैज़ एनी रूम टू डू एनीथिंग स्पेक्टेकुलर इन द बजट, क्योंकि इफ़ दे land up slipping on the fiscal target and you get a earnings downgrade, the rupee will slip below 70। तो मुझे बजट से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है अगले 1 साल बहुत चैलेंजिंग होगा मार्केट्स के लिए, अर्निंग्स ग्रोथ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, और आरबीआई क्या करेगी वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो आई वुड बी सरप्राइज इफ वी सी 9000 ऑन द निफ्टी in 2017। I think it will be a year of consolidation and a year of capital preservation. But I think that's little worrying, Rahul, because ये साल भी if you look at the calendar year, तो कोई 2016 में भी एटलीस्ट इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा, आई मीन वी आर ऑब्वियसली नॉट वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग मार्केट्स एज फार एज 2016 इज कंसर्न। नाउ विद इन दिस आपने ये जो कहा अर्निंग्स या रेट कट बजट एंड ऑब्वियसली दीज आर ऑल मासिव मैक्रो ट्रिगर्स, लेकिन इन सब के बीच कहीं कुछ सिल्वर लाइनिंग दिख रही है क्या आपको, कुछ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम एक जो आम आदमी दलाल स्ट्रीट पे होता है और अ नॉर्मल ट्रेडर, आई एम कमिंग फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, उसको बस एक चिंता होती है कि यार पैसा बनेगा कहाँ पे, एंड दे आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, इनफैक्ट द होल लॉट अगर आप देखें दलाल स्ट्रीट पे। डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? तो जैसे आपकी को-एंकर ने अभी पूछा था कि अगले 6 महीने में क्या लग रहा है, तो आई थिंक इसी द बेस्ट ट्रेड फॉर 2016 was to long metals and short IT। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में that trade may actually persist where you short anything to do with domestics, which is auto, cement, FMCG, and you go long in IT, pharma and metals। I know pharma में काफ़ी अभी issues हैं, पर वो इन द लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं। हमारा जेनेरिक मार्केट एज अ परसेंटेज ऑफ यूएस जेनेरिक मार्केट अभी कुछ नहीं है। आई नो डिवीज में एक वार्निंग लेटर आया है, द मार्केट हैज़ बीन स्पूक्ड बाय दैट, बट ये 3 सेक्टर हैं आई थिंक जहाँ पे अभी फेवर हो सकता है अगले 6 महीने पे, क्योंकि डोमेस्टिक के अर्निंग्स आप शायद हैरान हो जाएंगे जिस कदर के डाउनग्रेड्स आने वाले हैं, एंड एनालिस्ट्स आर टिपिकली ऑलवेज बिहाइंड द स्ट्रीट इन डाउनग्रेडिंग। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 months you look at IT, pharma and metals and try to avoid anything that is domestic centric, because demonetization is going to have a very serious impact on corporate earnings, especially for the domestic companies.